press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हो जी? सब ठीक ठाक है? आज हम फिर शुरू कर रहे हैं कैसे बनाया जाएगा जर्नल। किसी भी व्यापार के जर्नल बुक या डे बुक हमें तैयार करना है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पूरे डिटेल बात कर चुके हैं कि जब भी जर्नल बनाना हो या डे बुक बनाना हो तो उसके लिए ट्रांजैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं है तो ये जर्नल हम लोग नहीं बना सकते हैं। और वो ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, वो लेन देन कैसा होना चाहिए जिसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। अगर कोई भी ऐसा लेना या देना है बिजनेस में जिसको चाहते हैं कि मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस करें और ये संभव नहीं है तो फिर उसका हम लोग जर्नल नहीं बना सकते हैं। जैसे 5 रुपया मोहन को दिया तो ये देना हुआ, बदले में लिया या नहीं लिया ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दिया। कितना दिया? 5 रुपया दिया। तो यह एक ट्रांजैक्शन है। अगर ट्रांजैक्शन है, इसको हमने मनी में कन्वर्ट कर दिया 5 रुपया, तो ये जो 5 रुपया आ गया तो हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन। और इसका हम लोग जर्नल बनाएंगे, इसकी एंट्री करेंगे जर्नल में। इस लेन देन को हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। 10 रुपया का माल खरीदा, 10 रुपया का माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर ₹10। तो ये जो ऐसा हुआ ये हमारा ट्रांजैक्शन है। ये व्यापार में हमारा एक लेन देन कहलाएगा। इसको हम मॉनेटरी फॉर्म में बता सकते हैं 10 रुपया। तो कुछ तो लिया या कुछ दिया, ये दोनों एक ही साथ हो, लेना और देना, या एक हो दूसरा नहीं हो, लेना हो देना नहीं हो, या फिर देना हो लेना नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि कैसे उसको मॉनेटरी फॉर्म में आप एक्सप्रेस करोगे, मेजर करोगे। अगर मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग जर्नल के नियमों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन जो पहले पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका प्रयोग करते हुए हम लोग कुछ अकाउंट को डीआर करेंगे, डेबिट करेंगे, और किसी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब ये जर्नल बनेगा कैसे दोस्तों? ये जर्नल बनेगा कैसे? हम जो शीट लेते हैं या जो रजिस्टर लेते हैं, अगर मार्केट में आप जाओगे तो मार्केट में छपे छपाए रजिस्टर मिल सकते हैं, ये प्रिंटेड मिल सकते हैं। जर्नल बुक या जर्नल रजिस्टर ऐसे मिल सकते हैं। अगर हमको मार्केट से नहीं लेना है छपे छपाए जर्नल बुक, तो हम लोग अपने कॉपी पे इस तरह का स्केल से खींच सकते हैं। और ये प्रोफार्मा है जर्नल का। जब भी हम लोग जर्नल लिखना चाहेंगे तो पेज पर ऐसे लकीरें खींची से कलम बने होंगे। एक ये कलम हो गया, ऐसे यहाँ लिखा जाता है डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ये एलएफ का कॉलम है। ये अमाउंट है, ऊपर से पढ़ेंगे डियर अमाउंट, सीआर अमाउंट। पहले बात चल चुकी है कि डियर और सीआर यानी कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। और रूल में हमारे बात आई थी इसकी डेबिट की और क्रेडिट की। तो कोई एक अकाउंट डेबिट होगा रूल के अनुसार, कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा रूल के अनुसार। और रूल को लेकर चलना है। यहाँ पर पूरी रूल का इस्तेमाल हम करेंगे तभी इस प्रकार के जर्नल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जो डेट लिखा गया है, डेट के नीचे ईयर लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि लेन देन जब भी होगा बिजनेस में तो कोई ना कोई ईयर होगा, कोई ना कोई ईयर होगा। जो लेन देन हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई डेट भी होगा। बड़े आराम से टॉप में हम लोग लिख देते हैं ईयर और उसके नीचे डेट लिखते हैं। ये डेट कौन सा है? जिस डेट को हमारा ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उस डेट को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं। आप 1/4 लिख दो, 1/6 लिख दो, या 1 अप्रैल लिख दो, जैसा लिखना चाहो। जो डेट लिखने के जो तरीके हैं उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हो आप। बस समझ में आना चाहिए कि कौन सी तारीख है। तो डेट की बात हो गई। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 लाइनें आ सकती हैं, या 3 लाइनें, या 4 लाइनें आ सकती हैं। उनमें कुछ लाइनें हमारे डीआर की होंगी और कुछ लाइनें हमारे सीआर की होंगी। कुछ डेबिट करेंगे हम लोग, कुछ क्रेडिट करेंगे। इतना तय है कि जितना अमाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे किसी अकाउंट को, उतना ही अमाउंट से एक बार में या 2 बार में कोई ना कोई अकाउंट हम लोग
क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है कि जितना अमाउंट आएगा डेबिट का उतना ही अमाउंट आएगा क्रेडिट का, ये जरूर देखना जरूरी है। तो इस प्रकार ये डीआर अमाउंट लिखा गया है, ये सीआर अमाउंट लिखा गया है और दोनों इक्वल आएगा। और ये जो बगल में एलएफ लिखा गया इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। लेजर एक अगला बुक है कि जितने हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं या जर्नल बुक में एंट्री को लिखते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सारे आइटम्स जर्नल के जितने आइटम्स हैं ये सब के सब ट्रांसफर हो जाते हैं लेजर बुक में। तो लेजर बुक में जब जाएंगे तो वहां कोई ना कोई पेज पर जाएंगे वो, तो ये जर्नल से एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पर गया है उसके पेज नंबर को हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो नॉर्मली ये प्रैक्टिकल फॉर्म में ज़्यादा होता है, रियल लाइफ में ज़्यादा होता है कि पेज नंबर भर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल हमने पेज नंबर नहीं दिया है। तो इस प्रकार ये जो प्रोफार्मा है, ये जो फॉर्मेट है जर्नल का, यह सामने खींचा हुआ है। आप अपने हाथों से खींच सकते हैं या बाजार से मिल जाएगा, छपा छपा इस तरह प्रिंटेड मिल जाएगा हमको। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे बिजनेस में ये लेन देन हुए हैं। एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर ये लेन देन है तो इस लेन देन को, ये तो कोई भी लिख लेगा लेन देन, हमारे यहाँ बड़े सामान्य जो व्यक्ति है दुकान पर आराम से लिख लेगा क्या लिया, क्या दिया, क्या खरीदा, क्या बेचा। बड़े आसान है कि ईयर लिख दिया, डेट लिख दिया, इसमें लिख दिया अंग्रेजी में या फिर हिंदी में, बगल में अमाउंट लिख दिया। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने की बात आएगी, जब जर्नल बुक लिखने की बात आएगी, तो वहां पर थोड़ा नॉलेज की जरूरत है। वहां पर जर्नल लिखने की क्या प्रोफार्मा है, क्या रूल्स है, कैसे डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिस रूल के बारे में चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आप जान चुके होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। कि एक बार और बता दें कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना मेरे दोस्तों, तब बात पूरी समझ में आएगी। अगर आपने थोड़ा सा देखा, अंत नहीं किया, तो फिर मजा नहीं आ पाएगा। कंप्लीट आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए, गौर से देखिए और फिर देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना और देखना क्या है। दिस आर द ट्रांजेक्शंस, ये हमारे लेन देन हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला जो लेन देन है 1/4 को है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1000 रुपया। अब ये मत कहना है कि 1000 से कहीं बिजनेस शुरू होता है, जस्ट हमारा एग्जाम्पल है, हमारा एजम्पशन है। अभी 1000 है, 1,00,000 भी हो सकता है, 50,000, 50 लाख भी हो सकता है। तो अमाउंट को पूरा ये नहीं रखना है फोकस, हमको सीखना है रूल्स के अनुसार कैसे डीआर और सीआर करेंगे। मेन हमारा फोकस उस पर है। डेट तो अपने आप आ जाएंगे बगल में और अमाउंट भी अपने आप आ जाएंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सारा दिमाग हमें इस पर्टिकुलर कॉलम है इस पर रखना है। सारे रूल का इस्तेमाल, जो 3 रूल हमने पढ़ा है गोल्डन रूल्स, उन तीनों रूल्स का इस्तेमाल हमें इस पर्टिकुलर में करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है, इसको ध्यान से सोचिए। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1000। ये सिंपल सी बात लग रही है। अब हमारे सामने एक समस्या है कि आखिर इसमें हम अकाउंट को ढूंढना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो 3 अकाउंट में से कौन अकाउंट छुपा है इसमें। तो कम से कम 2 अकाउंट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 2 अकाउंट चाहिए जिसमें किसी को हम डेबिट करें और किसी को हम क्रेडिट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अकाउंट है भाई जिसको डेबिट करें, कौन अकाउंट है जिसको क्रेडिट करें। तो इस समस्या का सॉल्यूशन के रूप में हमने नीचे कुछ लिखा हुआ, ये एक अंडरलाइन एक लकीर है, इसके नीचे हमने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर कोई न्यू बंदा है उसको नहीं समझ में आता इसमें किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, एकदम डिस्टर्ब है, तो सवाल पूछे। इस ट्रांजेक्शन से वो 6 क्वेश्चन करेगा, 2 पक्का जवाब आएगा, सबसे बढ़िया जवाब आएगा तो सुटेबल आंसर आएगा। 2 कम से कम 2 आंसर तो आएगा। तो इस आंसर के अनुसार किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करो पता लग जाएगा, और तब उसका रूल का अप्लाई कीजिए और डीआरसीआर हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें किसी भी आदमी का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा। ये जो व्यापार शुरू किया
कैपिटल से सॉरी कैश से 1000 कैश लगा है तो क्या हुआ होगा, जरा सोच कर देखिए। अगर हम यहाँ बनाते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस पहले नहीं होगा, पहले हमारा बिजनेसमैन होगा, उसने सोचा होगा बिजनेस शुरू करने के लिए, तो अपने निजी संपत्ति से या निजी रियासत या विरासत से वो 1000 अपना कैश बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में लगाया, क्या लगाया, कैश लगाया। तो कैश अंदर तो आ गया बिजनेस में, क्योंकि जब तक वो कैश अंदर आएगा नहीं हम अपने ये ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस बिजनेस के अंदर कैश आया। सीधी सीधी सी बात है, एक तो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से पूछते हैं हु इज रिसीवर। इस क्वेश्चन को यहाँ पर टैग करते हैं कि हु इज रिसीवर। जवाब नहीं मिल रहा, ये मत कहना है कि ये बिजनेस रिसीवर है। अपने बिजनेस को छोड़ देना है, अपने बिजनेस को किसी में ऐसा नहीं करना है कि रिसीवर है कि गिवर है। हमें आउटसाइडर को देखना है कि वो रिसीवर है कि कौन गिवर है। आउटसाइडर को ध्यान में रखकर वो नियम लगाना है। तो ये रिसीवर है हमारा बिजनेस, ऐसा नहीं करना। वो आउटसाइडर के लिए रिसीवर और गिवर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हु इज रिसीवर, जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। दूसरा आ रहा है कि हु इज गिवर, इस बिजनेस को देने वाला कौन है। तो जरूर जवाब मिलना चाहिए। कोई हो सकता है कि राम नामक व्यक्ति हो या राम प्रसाद हो। ये राम प्रसाद एक व्यक्ति हो सकता है जो अपने निजी रियासत या विरासत से कैश लगाकर व्यापार शुरू किया है। तो ये नाम थोड़ा कि हिडन नाम है, क्योंकि जब तक ये नाम नहीं आएगा आखिर पूंजी किसने लगाया होगा, कैश किसने लगाया, तो हिडन नाम है। तो ये है प्रोप्राइटर जिन्होंने कैश अपने घर से लगा दिया। तो ये नाम छुपा है, नाम मिल गया। जो नाम छुपा होता है उसका हम लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जब ये नाम आप बाहर लेकर के आओगे तो यही नाम है जिसका क्या है, वो गिवर है। ये नाम क्या है, गिवर है। ये कोई भी नाम है, जरूर नाम कोई ना कोई होगा बिजनेसमैन का, प्रोप्राइटर का। तो वो गिवर बन गया, एक तो मिल गया, गिवर मिल गया। और रूल कहता है कि जो गिवर उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर ये राम प्रसाद हैं, गिवर हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर गिवर है राम प्रसाद। इस राम प्रसाद को नाम हटा देना चाहते क्योंकि नाम यहाँ छुपा हुआ है। और मालिक हम जानते हैं कि जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, जो कुछ वो निजी लगाता है व्यापार में, उसके नाम को हटा करके क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नाम है, सिर्फ नाम को छुपा देना है उसके जगह पर कैपिटल, क्योंकि ये खुद उसके जगह पर आ गया है। और ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ओनर, it represents the proprietor of the business and it replaces the name of the proprietor, hence it is called representative personal account। यहाँ पर नाम हिडन है चीज को। तो एक जवाब तो मिल गया हमको, ये गिवर कौन है, हु इज द गिवर। तो नाम मिल गया प्रोप्राइटर, उसके नाम छुपा करके नाम वहां लिख देंगे क्या, कैपिटल। तो रूल के अनुसार गिवर के जगह पर आ जाएगा सीआर कर देंगे कैपिटल को। चलिए एक लाइन और मेरे को चाहिए। तो आगे सवाल पूछते हैं कि व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर क्या आता है। अब ये जो वहां क्वेश्चन लिखा है उसको ग्रामेटिकली मत देखना कि ग्रामर के हिसाब से ये लाइन सही है कि नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए है। व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर क्या आता है। जब इस लाइन को आप मैच कराओगे तो पता लगेगा कि व्यापार के अंदर कैश आता है। जब व्यापारी ने दिया होगा, व्यापार में कैश लगाया, तो व्यापार के अंदर क्या आया, कैश आया। और कैश कौन अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, एसेट है। और जो एसेट होता है वो रियल अकाउंट होता है। तो अब आ जाएंगे रियल अकाउंट के रूल पर। हमारे यही सवाल पूछने तक काम चल गया। द परफेक्ट आंसर मिल चुका है। एक गिवर मिल गए, उनके नाम रिप्लेस करके कैपिटल यूज कर लेंगे।
और अंदर आता है क्या, कैश, रियल अकाउंट मिल गया तो उसका रूल लगा करके उसको कर लेंगे जो रूल है डीआर शेयर करने का। अब बाकी की जरूरत हमको अब है नहीं, यहीं पर काम चल गया। मात्र 3 क्वेश्चन हमने पूछा, ये 3 क्वेश्चन हमने अप्लाई किया ट्रांजेक्शन के साथ, 2 परफेक्ट जवाब आ गया। उनमें से एक होगा सीआर, दूसरा होगा डीआर। तो रूल के इस्तेमाल से, तो अगर हम इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए यहाँ से, तो हम लोग जर्नल अब लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका इस प्रोफार्मा में, इस फॉर्मेट में हम लोग लाइनें कैसे लिखेंगे। तो जो पहला है, कैश अंदर आता है तो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल है रिलेशन अकाउंट का। जो रियल अकाउंट है, जो एसेट अकाउंट है, उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आता है उसको डेबिट कर दीजिए। तो चलिए डेबिट करते हैं, क्या अंदर आता है, कैश। ये अकाउंट हम लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर संकेत मारते हैं डीआर। ये जो कैश है ये एसेट है, ये रियल अकाउंट है। चूंकि व्यापार के अंदर आता है इसलिए नियम के अनुसार इसको डीआर कर दिया। और व्यापार से बाहर जाने की कोई बात तो है नहीं। एक जवाब मिला था गिवर, तो रूल के अनुसार डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर तो कोई है नहीं, असल में रिसीवर अपना बिजनेस है, तो अपने बिजनेस को उसमें लिखना नहीं है। अपने बिजनेस को हम लोग डीआरसीआर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का संबंध बाहरी चीजों से है। तो हु इज गिवर, वो प्रोप्राइटर गिवर, प्रोप्राइटर एक पर्सन है लेकिन नाम खुल करके नहीं आया है, उस नाम को रिप्लेस करके कैपिटल वर्ड आ गया है। तो हम लोग उसको सीआर करेंगे, बताते हैं यहाँ पर क्या मतलब होता है। टू कैपिटल, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल। ये जो टू है ये सीआर के बदले में है, हम सीआर लिखें, या ये परंपरा है लिखने की कि सीआर को रिप्लेस करके हम लोग टू से लिखते हैं। ये सिस्टम एक आ रहा, सदियों से आ रहा टू लिखने का, लेकिन है सीआर। तो इस प्रकार कैश अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट, एक डीआर बन गया रूल के अनुसार, दूसरा सीआर बन गया रूल के अनुसार। और बहुत आसान है डेट लिखना, जो डेट पड़ा हुआ लिख लेंगे। और अमाउंट लिखना भी बहुत आसान है, जितना से आपने डीआर किया है उतना ही से आपने सीआर कर दिया है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको खत्म कर दिया, एक लकीर हम यहाँ पर खींचकर इसको बंद कर देंगे। और इस प्रकार जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है उसको हमने जर्नलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन एज पर गोल्डन रूल्स। उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, तीनों रूल लिखवा चुके हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग है, समझने में बात थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। चलिए इसको हम टिक लगा देते हैं, हमने इसको खत्म कर दिया। 10 तारीख में देख रहे हैं कुछ और लेन देन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन है, ये लेन देन है। अब इसको हमें रिकॉर्डिंग करना है जर्नल बुक में, जर्नल बनाना है, डीआर कुछ करना है, कुछ सीआर करना है। अब हमारे सामने फिर वही समस्या है, इसको पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सीआर करें क्या डीआर करें, कुछ नहीं पता लग रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। तो चलिए अगर इसको देख करके हम फाइंड आउट कर लें अकाउंट्स कौन कौन छुपा है इसके अंदर। क्योंकि हर लेन देन में हमारे जो अकाउंट्स है वो छुपे रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। उसी अकाउंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, और तब उसका रूल इस्तेमाल करके डीआर और सीआर करना है। तो चल देखते हैं ये दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से माल खरीदा है, कितने का, 4000 का। यह एक ट्रांजेक्शन है। अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। एक दिखाई पड़ गया हमको, ये मोहन दिखाई पड़ गया, यह एक पर्सन है। तो जैसे ही पर्सन दिखाई पड़ा तो पर्सनल अकाउंट में खोजते हैं इसको। पहला सवाल पूछते हैं हु इज रिसीवर, इसको मैच कराएंगे, परचेज्ड फ्रॉम मोहन, तो मोहन रिसीवर नहीं है, जवाब इसका नहीं मिला, हु इज रिसीवर। दूसरा सवाल पूछते हैं हु इज गिवर, माने कौन गिवर है, यानी बिजनेस को देने वाला कौन है। तो ये जो माल आया है तो देने वाले कौन है, मोहन है, और मोहन एक पर्सन है, और पर्सन क्या है, गिवर है। एक तो मिल गया हमें जवाब, क्वेश्चन का जवाब मिल गया, हु इज गिवर, तो मोहन इज गिवर।
तो मोहन जब पर्सन है या गिवर है तो उसका रूल याद करते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है जनरलाइज करने का। तो वो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये क्या है, मोहन गिवर है तो इनको करना है क्रेडिट। चलिए इसको कर देते हैं क्रेडिट। ध्यान रखना है क्रेडिट की लाइन नीचे रहेगी। तो हमने लिख दिया मोहन। अगर अकाउंट बगल लिखना चाहेंगे तो ऐसे करके हम लोग लिख देंगे मोहन, बस एपोस्ट्रोफी ऐसे करके अकाउंट लिख दिया। तो ये सीआर तो हो गया। क्यों सीआर या मोहन? लॉजिक है कि मोहन एक पर्सन है और बिजनेस के लिए वो गिवर है और रूल यही कहता है। अब मामला फंसा है किसके लिए? डीआर के लिए। आगे सवाल पूछते हैं, जवाब मिलेगा। 2 सवाल पूछ चुके हैं, 1 लाइन मिल चुका है हमको। आगे तीसरा सवाल है व्हाट कम्स इन। व्यापार के अंदर क्या आता है, इससे पूछते हैं व्यापार के अंदर क्या आता है। ध्यान से देखिए क्या आता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि जब आप गुड्स खरीदे हो तो गुड्स आइटम है, उसको एसेट भी कहते हैं हम लोग। अगर गुड्स ये वो नाम लेके चलेंगे गुड्स तो ये एसेट है और तब ये व्यापार के अंदर यही आता है। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा रियल अकाउंट में और व्यापार के अंदर आता है कंफर्म। जब आप माल खरीदोगे तो कहाँ आएगा? वो तो व्यापार के अंदर ही आएगा। तो आदमी तो है नहीं, वो पर्सन तो है नहीं कि हम क्वेश्चन पूछे रिसीवर और गिवर के। या एसेट है गुड्स, तो इसके लिए 2 ही बात होंगी, या तो ये अंदर आता है व्यापार के या फिर व्यापार से बाहर जाता है। तो अंदर आता है बाहर जाता है, उस पर रूल है उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब ये रियल अकाउंट है तो जब अंदर आता है तो उसको डेबिट कर देते हैं और जब ये बाहर जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। समझने की बात है, इससे लग गया कि ये अंदर आता है। एक चीज बताएंगे अभी, उसमें सिंपल ये लेके चलते हैं फिर। तो जब ये अंदर आता है एसेट है तो हम लोग उसको क्या कर देना? डेबिट कर देता है। कर दिया हमने इसको डेबिट। तो क्या बना? गुड्स अकाउंट डेबिट। हम इस पे एक निशान लगाते हैं, कुछ बताएंगे बाद में चल के, फिलहाल हमने एंट्री कर ली है इसकी। तो गुड्स अकाउंट डीआर टू मोहन्स अकाउंट, ये एंट्री बन गई। ये हमारा जर्नल इसका बन गई, यानी हमने इस ट्रांजेक्शन का जर्नलाइजेशन कर दिया। जर्नल की एंट्री हमने बना दी। अब डेट डालने में कोई टेंशन नहीं है, डेट वहां से देख लेंगे। डेट में कोई रूल नहीं है तो सीधे लेके उतार देना है 10/4। अमाउंट में कोई रूल नहीं है, जितना का गुड्स है उतना ही मोहन की तरफ से, जितना हमने लिया उतना ही किसी ने दिया, दोनों बराबर होते हैं। टेक एंड गिव, लेना और देना। तो ठीक है, तो ये ले लिया हमने कितने का? यहाँ पर लिखा है 4000, यहाँ पर भर दिया हमने 4000। इस प्रकार ये भी खत्म हो गया, यानी ये भी हमने कर दिया। दूसरा जो लेन देन है जैसा हमने उसका भी जर्नलाइजेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 14/4 में देखते हैं। यहाँ भी एक ट्रांजेक्शन है, इसके हिसाब से हमें फिर वो जर्नल बनाना है, जर्नलाइज करना, एंट्री करनी है अपने जर्नल बुक में। तो देखते हैं किसको डीआर करें किसको सीआर करें, समस्या तो है यहाँ पर। तो खोजते हैं। पहले तो हम पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। पहला हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में 2 बात खोजते रहते हैं, रिसीवर गिवर। माने वो कौन है जो व्यापार से रिसीवर है, वो कौन है जो व्यापार को गिवर है। देखते हैं यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू करीम, हमने करीम को माल बेचा है। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि करीम क्या है? रिसीवर है। पूछो कि हु इज रिसीवर, जवाब मिलेगा कि करीम। पहले ही सवाल का परफेक्ट जवाब मिल गया। हु इज रिसीवर, तो करीम। तो नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट कर लेते हैं। करीम का नाम है इसमें, ये लिखने का तरीका है, इसमें लिख देते हैं करीम से अकाउंट डेबिट। अभी एक बचा हुआ हमारे क्रेडिट के लिए, ढूंढ रहे हैं कि क्या है क्रेडिट का आइटम। ये सवाल पूछ लिया हमने, हु इज गिवर, कोई जवाब नहीं है। तीसरा सवाल पूछते हैं व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर क्या आता है। इसको देखते रहिए, व्यापार के अंदर क्या आता है? कुछ नहीं आता है।
कोई जवाब नहीं मिला इसका। हाँ, कई लोग सोचते होंगे जब माल बेचा है तो कैश आ रहा होगा। इसका जवाब ये है कि जब हम लोग कैश बेचेंगे, नगद बेचेंगे, तो किसी पर्सन का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप दुकानदार हो, जब नगदी बेचोगे तो क्या सारे लोगों का नाम लिखो किस किस को बेचा है? ये नाम लिखने की शुरुआत तभी है जबकि हम उधार बेचते हैं। तो जब जब हम उधार बेचेंगे तभी उस पर्सन का, उस पार्टी का नाम हम लोग नोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नगद हम बेचते चले जा रहे हैं, सब लोगों को दिन भर माल बेचे, नगद माल बेचे और सबका नाम नोट करते गए और सबके नाम से हम जर्नल बनाते गए। क्यों बना रहे? क्या पर्पस है? क्या फ्यूचर में उनसे पैसा लेना है? क्या उनसे हिसाब करना है कि हम रिकॉर्ड करेंगे अपना? कोई जरूरत नहीं है। अगर नगद हमने सौदा किया है तो पर्सन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लाइन देखने से पता लग रहा है कि हमने नगद नहीं बेचा है, क्योंकि नगद बेचा होता तो शायद ये करीम का नाम इसमें नहीं आता। तो जब उधार हो सौदा तभी हमें ये रिसीवर और गिवर का फॉर्मूला यूज करना है। अगर नगद है तब उस पर्सन को गिवर या रिसीवर का कोई मतलब नहीं बनता है, भले नाम आया हो लेकिन इसमें हमारे एक रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। हम सब जानते हैं, कॉमन सेंस है कि जब हम ट्रांजेक्शन नगद करेंगे तो उस आदमी का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी आदमी को अपने डायरी में या रिकॉर्ड में नाम हम लोग कब लिखते हैं? जब सौदा उधार करेंगे, कि उसको लेना है, उससे लेना है या उसको देना है, तभी तो नोट करने से पता चलेगा। इस प्रकार ये सौदा क्या है? उधार है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्रेडिट सौदा है। ये उधार सौदा है तो पर्सन का नाम आएगा। तो पर्सन के नाम आएगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो रूल का इस्तेमाल करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर क्या है? ये सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट, यहाँ पर रिसीवर है तो रूल कहता है रिसीवर को आप डेबिट कर दो। हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर क्या आता है? इसको देखते रहिए, कुछ नहीं आता है। अगला सवाल पूछते हैं, व्हाट गोज आउट, यानी व्यापार से बाहर क्या जाता है? तो गौर से देखिए, व्यापार से बाहर क्या जाता है? यह माल हम बेचे हैं तो यही तो बाहर जाता है। व्यापार से माल बेच दिया तो उठकर बाहर चला गया। और हमने बताया था कि इसको किस अकाउंट में रखते हैं। अकाउंट की पहचान हो गई। ये फिलहाल अभी एसेट के रूप में है। ये गुड्स हमारे आइटम जो है, जो स्टॉक है, ये एसेट के रूप में है। अगर ये नाम यूज कर रहे हैं तो, अगर गुड्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये हमारे एसेट के रूप में है। और जो एसेट के रूप में वो रियल अकाउंट है। और जो रियल अकाउंट है और कहाँ जाता है? बाहर जाता है। तो उसका रूल है, इस्तेमाल करेंगे। उसका रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर रियल अकाउंट ये बाहर जाता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रूल को प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर क्या कर दें? गुड्स को कर लेते हैं क्रेडिट। और ये लिखने का तरीका है गुड्स का, ये क्रेडिट है। अब कोई टेंशन नहीं है, फिगर देना आसान है, डेट लिखना आसान है। तो बगल में हम डेट डाल देते हैं 14/4, इसको टिक लगा दिया। फिगर दे बिल्कुल इजी है हमारा, कितना 1000 है फिगर। हमने निशान लगा रखा है गुड्स पर, कोई बात है इसलिए। फिलहाल अभी स्टार्टिंग पॉइंट में है तो और हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बस हल्का हल्का आपको डीआर क्यों करेंगे, सीआर क्यों करेंगे, ये चीज समझा रहे हैं। रूल जो हमने पढ़ा है उस रूल को अप्लाई कर रहे हैं। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट करते समय। और हमें नहीं पता चलता है कि ट्रांजेक्शन पढ़ करके हम खोज पाए। तो जब खोजने के लिए हम ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं तो शायद कुछ ही क्वेश्चन पूछने पर हमें परफेक्ट आंसर मिल जाता है। और रूल का प्रयोग करते हैं हम डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18/4 में है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। अब नहीं पता किसको करें डीआर, किसको करें सीआर। नगद माल खरीदा, यह एक ट्रांजैक्शन है, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात कि इसमें किसी पर्सन का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा। नगद माल खरीदा, जब माल नगद ही खरीदे हैं तो किसी पर्सन के नाम की जरूरत क्या है? किससे नगद माल खरीदे, हमको रिकॉर्डिंग करना है या नगद में रिकॉर्डिंग करते नहीं आदमी के नाम का। तो ये नगद माल है। फॉर कैश मैंने नगद माल खरीदा है, इसलिए हमें पर्सन के नाम की जरूरत नहीं है।
तो पर्सन गायब हो गए इसमें से। तो जब पर्सन गायब हो गए तो हु इज रिसीवर, हु इज गिवर, ये दोनों क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, कोई मतलब नहीं है दोनों क्वेश्चन का। तो दो क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गए। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट कम्स इन, इसके साथ पूछिए परचेज गुड्स फॉर कैश, व्यापार के अंदर क्या आता है। सोच के देखिए कि जब आप गुड्स खरीदे हैं, नगदी नगद नरा आपने माल खरीदा है, तो व्यापार के अंदर क्या आता है, गुड्स आता है। तो गुड्स क्या एक तरह का रियल अकाउंट है और ये अंदर आता है। तो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। एकदम परफेक्ट इस सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, गुड्स को डेबिट कर ले। गुड्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर है कि किस चीज को क्रेडिट करें। तो आगे सवाल और पूछते हैं, शायद जवाब मिल जाए परफेक्ट। चौथा सवाल कहते हैं कि व्हाट गोज आउट, यानी क्या बाहर जाता है। किससे बाहर, व्यापार से बाहर क्या जाता है। इससे पूछिए परचेज गुड्स फॉर कैश, जब नगद माल खरीदा है तो अंदर तो गुड्स आता है, लेकिन ध्यान रखना क्या जाता है बाहर, तो कैश जाता है, नगद खरीदा है तो कैश कौन अकाउंट है, पहचान कीजिए, रियल अकाउंट है। तो कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, और ये बाहर जाता है, गोज आउट है। उसका रूल लगाते हैं। तो उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर ये कैश क्या है, गोज आउट है। तो लगा देते हैं, कर देते हैं इसको क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब फिगर लिखना एकदम इजी है, डेट लिखना इजी है। इसका डेट कितना पड़ा है, 18/4। 18/4 हमने लिख दिया और अमाउंट लिख दिया हमने कितना, 200 लिख दिया हम। इस प्रकार इसको भी हमने जर्नलाइज कर दिया, जर्नल बना दिया इस लेन देन को, और ये खत्म कर दिया। फिर देखते हैं कि 20/4 में क्या हो रहा। ये जो 20/4 है, यहाँ लिखा है कैश सेल्स, नगद बेचा, नगद बेचा। अब फिर नहीं समझ में आ रहा है किसको हम डीआर करें, किस अकाउंट को सीआर करें, या इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, नहीं समझ में आ रहा। जब अकाउंट हमको पता लग जाए कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, तब तो रूल लगाकर डीआर सीआर कर ही लेंगे। तो चलो नहीं पता, पहले सवाल हु इज रिसीवर, इसमें तो नाम ही नहीं है, कैसे पता लगेगा। हु इज गिवर, किसने दिया व्यापार को, ये भी नहीं पता है। दो सवाल ऐसे ही खत्म है, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरा सवाल व्हाट कम्स इन, नगद बेचे हैं। जब नगद बेचे हैं तो सवाल पूछता है कि व्यापार के अंदर क्या आता है। अरे भाई, जब नगद बेचे हैं तो कैश आता है। तो कैश कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रूल कहता है कि जब अंदर आता है उसको डेबिट कर लेते हैं। तो चलिए हम कैश को डेबिट कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अब मामला फंसा है, क्रेडिट क्या करें। तो आगे देखते हैं। कैश सेल, कैश तो अंदर आता है, कर लिया। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रूल के अनुसार हमने कर लिया डेबिट। चौथा सवाल व्हाट गोज आउट, व्यापार से बाहर क्या जाता है। कैश सेल किए हैं तो कैश तो अंदर आता है, लेकिन बाहर क्या जाता है, बेचे तो होंगे गुड्स, छुपा वहां पर, माल बाहर जाता है। तो माल बाहर जाता है, गुड्स बाहर जाता है, वो क्या है, रियल अकाउंट है। और बाहर जाता है, गोज आउट है। रूल लगाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो बाहर जाता है उसको हम क्या कर दें, ऐसे लगा देते हैं। फिलहाल हम गुड्स लिख करके काम चला रहे हैं। फिगर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश सेल में क्या है, 2000 है, ये इतना ही हमारा डीआर भी है और यही फिगर हमारा सीआर भी है। और डेट लिखने में कोई परेशानी नहीं है, डेट लिख सकते हैं। डेट दिया हुआ है 20/4, ये भी हमारा खत्म हो गया। देखते हैं नेक्स्ट 22/4 में क्या है, पेड रेंट, किराया चुकाया। किसी पर्सन का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये नगद सौदा है, जब हम लोग कैश का लेन देन कर लेते हैं तो उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं, नगद लेन देन कहते हैं। यहाँ जो किराया चुका ही दिया, कोई टेंशन इसमें नहीं है।
तो ये दो सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, दोनों का नहीं मिलेगा। कौन रिसीवर है कौन गिवर में नहीं मिल रहा पता, तो छोड़ दीजिए। फिर तीसरा सवाल पूछते हैं, व्हाट कम्स इन पेड रेंट। तो व्यापार के अंदर तो कुछ भी नहीं आया, तो ये भी जवाब फेल हो गया इसका। व्हाट गोज आउट, व्यापार से बाहर क्या जाता है। पेड रेंट, जब रेंट चुकाया है तो व्यापार से बाहर क्या जाता है, कैश जाता है। जब कैश जाता है तो रूल पर आ जाइए, कैश एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन तो है नहीं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाता है उसको आप क्रेडिट कर ले, तो उसमें क्या है, कैश बाहर जाता है। रेंट चुकाएंगे तो कैश ही बाहर जाएगा, तो नियम के अनुसार कैश को हमने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। 2 से लिख दिया, सीआर हो गया। एक लाइन बची है डीआर की, आगे बढ़ते हैं, शायद इसका जवाब मिल जाए परफेक्ट। 5वां क्वेश्चन है, इज इट एक्सपेंस और लॉस, क्या ये एक्सपेंस है या लॉस है व्यापार के। किसी का रेंट चुकाएंगे तो वापस तो मिलना नहीं है हमको, जब रेंट चुका दिया तो वापस नहीं मिलेगा, और जो वापस हमें नहीं मिलेगा वही तो एक्सपेंस है। तो क्लियर है कि रेंट जो हमारे व्यापार का एक्सपेंस है, ये पता लग गया। तो उसके रूल पर आते हैं, परफेक्ट जवाब मिल गया 5वां क्वेश्चन पूछने पर। अब रूल लगाते हैं, रूल कहता है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, जो एक्सपेंस है उनको डेबिट कर दीजिए, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और कोई इनकम है उसको आप क्रेडिट कर लो। तो खैर यहाँ इनकम तो ये नहीं है, ये तो एक्सपेंस है, तो रूल के अनुसार हम इस एक्सपेंस को क्या कर दें, डेबिट कर लेते हैं। तो डेबिट के लाइन भी हमको मिल गई, हमने यहाँ पर लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट। बस डीआर भी हो गया, सीआर भी हो गया, कहानी खत्म है इसकी। अमाउंट भरना एकदम इजी है, डेट भरना भी एकदम इजी है। यहाँ पर हमने लिख दिया 22/4 और अमाउंट हमने भर दिया कितना, 200। ये अमाउंट कम है या ज़्यादा है ये क्वेश्चन नहीं है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बस एक काल्पनिक फिगर वहाँ लिया गया है। रियल लाइफ में कुछ भी फिगर हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, यह एक ट्रांजैक्शन है। हमें इसका जर्नल बनाना है, तो जर्नल बनाएंगे तो डीआर और सीआर की बात आती है, और डीआर सीआर हम लोग रूल के अनुसार करते हैं, नियम के अनुसार। वो नियम कहाँ लगाते हैं, अकाउंट के हिसाब से लगाते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो डीआर सीआर करने के लिए हमको पहचानना जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है। तो देखिए पहले पर्सन तो कोई है नहीं इसमें, इसलिए ये 2 सवाल खत्म है, गिवर और रिसीवर का मतलब नहीं बनता। तीसरा सवाल पूछते हैं कि व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर क्या आता है, बड़े साफ दिखाई पड़ रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, तो व्यापार के अंदर क्या आता है, फर्नीचर आता है, और ये जो व्यापार के अंदर आता है यह रियल अकाउंट है। रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चलिए फर्नीचर अंदर आता है, रियल अकाउंट, तो रूल के अनुसार डेबिट कर लेते हैं। तो हम लोग फर्नीचर के यहाँ पर डीआर कर लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डीआर। अब मामला रुका हुआ है सीआर के लिए, अब किसको, इसी में छुपा है वो भी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 100 रुपया। एक बात तो समझ में आ गई, क्वेश्चन पूछते हैं नहीं पता सीआर क्या करें, आगे पूछ बढ़ते हैं। इज इट, कहाँ गया वो, व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जाता है, सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ये फर्नीचर तो अंदर आता है, रियल है, डेबिट कर दिया रूल के अनुसार। तो बाहर क्या जाता है व्यापार से, किसी आदमी का नहीं है, ये नगद सौदा है, नगद सौदा में ही आदमी का नाम नहीं होता है। तब बाहर क्या जाता है, कैश जाता है, इसमें छुपा है कैश, बाहर जाता है कैश, और कैश भी रियल अकाउंट है। तो जब कैश बाहर जाता है तो रूल के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और वो लाइन नीचे रहती है। तो लिख दिया हमने टू कैश। फिगर लेना बहुत ही आसान है, 100 रुपया है, हमने यहाँ पर 100 भर दिया, और डेट लेना भी और आसान है, हमने डेट देखा 24/4 है, पुट कर दिया, और यहाँ से हमने एक लकीर खींच करके इसको बंद कर दिया।
अभी सिंपली सिखा रहे हैं कैसे हम लोग DRCR करते हैं, कुछ बातें और हैं, अब सारी बात हम एक बार बताएंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए बस सिंपली हम खाली DRCR की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें 25 तारीख में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यह एक ट्रांजैक्शन है, हमने बैंक में कैश जमा किया, तो बैंक एक नाम आ गया, एक तो आदमी पता लग गया। हमारे अकाउंटेंसी के हिसाब से बैंक भी एक पर्सन है, जितने बैंक है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब पे सब क्या है, पर्सन माने जाते हैं, लेकिन रियल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है या रियल पर्सन है अकाउंटेंसी में, तो या तो वो रिसीवर होंगे या फिर वो गिवर होंगे। तो इन पर रूल है DRCR करने का कि अगर ये पर्सन रिसीवर हैं तो डेबिट करते हैं और ये पर्सन गिवर हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो इसमें एक तो मिल गया, सवाल पूछिए हु इज रिसीवर, हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो रिसीवर कौन बनेगा, ये बैंक बनेगा, हम पैसा लेकर दे रहे हैं बैंक को, ही जमा कर लीजिए, तो बैंक क्या है, रिसीवर है और एक पर्सन है। तो इसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। चलिए इसको डेबिट करेंगे, फिर हम तो थोड़ा ऊपर से मिटा रहे हैं इस चीज को, इसमें हम मिटा रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। ये हमने मिटा दिया क्योंकि नीचे जगह नहीं है, वरना और नीचे तक जाता वो, ये नीचे वाला आइटम हम ऊपर लेके आ रहे हैं फिर मिटा करके। तो 24 में परचेस ये हो चुका है, 24 हमारा ये कर चुके हैं। 25 में कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक इज अ पर्सन एंड हियर इन दिस क्वेश्चन रिसीवर है वो। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, जो रूल उसका है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चलिए यहाँ पर बैंक क्या है, रिसीवर है, हम उसको डेबिट कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट DR। अब रुके हैं, CR किसको करें, तो देखते हैं सवाल पूछते हैं। रिसीवर तो हो गया, हु इज गिवर, अगर इसका जवाब आप ढूंढेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो गिवर है, लेकिन अपने बिजनेस का नाम लिखना नहीं है इसमें, हम लोग अपने बिजनेस का जो नाम है उसको इस बुक में, अपने ही बुक में DRCR नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर जो जवाब आएगा अपना बिजनेस गिवर है, ये कोई मतलब इसका नहीं बनता। अपने बिजनेस को छोड़ करके ये सारे सवाल दूसरों पर लागू होता है, तो ये फेल कर गया दूसरा सवाल हमारा। तीसरा सवाल पूछते हैं व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर क्या आता है। अरे भाई जब कैश जमा करोगे बैंक में तो अंदर तो कुछ भी नहीं आता, यानी जवाब नहीं मिला इस सवाल का। एक और सवाल है व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जाता है। बहुत सिंपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम जब बैंक में जमा करेंगे तो हमारे व्यापार से बाहर क्या जाता है, हमारे व्यापार से बाहर कैश जाता है। तो कैश कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और बाहर जाता है तो उसका रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब वो बाहर जाता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो हम रुके थे यहाँ पर, तो बाहर क्या गया, कैश। अब सिंपल है बिल्कुल, फिगर लेना, डेट डालना एकदम सिंपल है। हमने यहाँ पर डाल दिया जी 25/4 और फिगर कितना है उनका 200। फिगर जो भी हो, फिगर में कोई लड़ाई नहीं है, बड़े आसानी से फिगर हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये भी काम कर दिया, रूल के हिसाब से ये भी खत्म हो गया। 28 को देखते हैं। 28/4 में टेंशन है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हो सकता है हमारे जो ऑफिस हैं उसके रिपेयर्स है या जो मशीन है उसके रिपेयर, बस ये हमारे व्यापार का एक्सपेंस है, सीधे दिखाई पड़ रहा। एक्सपेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्सपेंस की डिफिनेशन हम दे चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। जो शुरू के हमारे जो बेसिक टर्म्स हैं आप देखना, जिसमें बेसिक टर्म्स हैं डिफाइन किए गए हैं उसमें एक्सपेंस की बात आई होगी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम ऑफ द बिजनेस। ये कहने के लिए बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन अकाउंटेंसी में हमें इनके अर्थ को बड़े डीपली समझना है। अगर एक्सपेंस नहीं समझ पाएंगे, क्यों ये बार बार वर्ड आएंगे, ये 4-5 वर्ड बराबर आते हैं, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये 5 मेन टर्म्स होते हैं,
सीधे हम बता देगा, फिर दोहराते हैं, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। ये 5 टर्म्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी में समझना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में सर्च आउट करेंगे किसमें है, बेसिक टर्म्स में कहीं ना कहीं होगा इस चीज को। तो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंस हम लोग उसको कहते हैं जो हम पेमेंट कर दें तो वापस ना आए, या हम जो किसी का सर्विस ले चुके हैं, सेवा ले चुके हैं, और उस सेवा के जो वैल्यू है, उस सेवा के जो वैल्यू है उसको भी एक्सपेंस कहते हैं। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी पर्सन का नाम तो नहीं है, इसका मतलब ये उधार नहीं है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और हम जब एक्सपेंस है तो अकाउंट कौन सा हो गया, ये अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हम कहते हैं जितने एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट है, जितने इनकम है वो भी नॉमिनल अकाउंट है। आय व्यय खाता कहते हैं हिंदी में इस चीज को। तो ये एक्सपेंस है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, ये रूल है इसका, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल है। तो हमारे व्यापार क्या है, एक्सपेंस है, तो रूल के अनुसार हम इसको डेबिट करेंगे। तो चलिए डेबिट कर लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करें, रुके हुए नहीं आइडिया हमें क्या करें क्रेडिट। आप जरा सोच कर देखिए। आगे सवाल पूछते हैं व्हाट कम्स इन, जब आप रिपेयर करा रहे हो तो अंदर क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। व्हाट गोज आउट, आप जब रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हो तो बाहर क्या जाता है, सीधा जवाब है कैश। आप जब रिपेयर करा रहे होंगे तो व्यापार से बाहर कैश जाता है, और कैश रियल अकाउंट है, बाहर जाता है। रूल पर आ जाइए कि जो बाहर जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश अकाउंट। इस प्रकार हमारे जर्नल के डीएस ईयर की 2 लाइनें हमने लिख रखी हैं। बस अब तो डेट डालना है, उसमें कोई रूल का मतलब नहीं है। डेट अगर दिया है तो आप यहाँ पर छाप दीजिए। इसको करना क्या है, अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट है 300, आप यहाँ पर उसको भी छाप दीजिए, छापने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार हमने देखा कि इसकी भी हमने जनरलाइजेशन का काम पूरा कर दिया। एंड द लास्ट वन 30 अप्रैल को कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है। कमीशन मिला है तो सोचिए किस चीज में मिला होगा, या तो कैश मिला होगा या चेक मिला होगा। लेकिन अगर चेक नहीं लिखा है तो हम लोग कैश ही मानते हैं कि कैश मिला है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये कमीशन आपको मिल गया तो क्या वापस कर दोगे, फिर वापस नहीं करोगे तो ये व्यापार की इनकम है। और रूल कहता है कि जब इनकम हो तो रूल क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये इनकम है, क्रेडिट करेंगे। चलिए एक तो मिल गया, क्रेडिट कर लेते हैं, एक और मिटा दें, थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। चलिए हम एक और मिटा देते हैं। कितने तारीख तक डाल देंगे, कमीशन रिसीव्ड, तो ये इनकम है, सीआर होना चाहिए रूल के अनुसार। चलिए पहले हम सीआर कर लेते हैं। सीआर को हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं, 2 कमीशन। ये तो कर लिया हमने। अब मामला फंसा है डेबिट करने का, डीआर करने का। डीआर की लाइन ऊपर होती है इसके अनुसार। तो सोचिए व्यापार के अंदर क्या आता है, जाहिर सी बात आप कमीशन रिसीव किए हैं तो व्यापार के अंदर कैश आता है। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, और उसका रूल है कि जो अंदर आता है उसको डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए अंदर आता है कैश, इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं। हो गया, डीआर और सीआर की 2 लाइनें पूरी कर दी हमने। अब अमाउंट ले सकते हैं बड़ा आसानी से, यहाँ पर 200 है, और डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पर 30/4।
ये हमने डाल दिया, खत्म कर दिया इस तरह से। तो मुझे लगता है कि अगर आप जब भी लेन देन से जर्नलाइजेशन का काम करेंगे, जर्नल बनाएंगे या जर्नल बुक लिखेंगे, तो पक्का ध्यान रखना है कि एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे को तीसरे को क्रेडिट करना। अगर है 3 अकाउंट तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, और जैसे ही पता लग जाए कि ये अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसको डीआर और सीआर करने के रूल्स का पता करते हैं, याद करते हैं, और उस रूल के अनुसार उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट का क्या है, ध्यान रखना है कि डेबिट की लाइन जो आएगी ऊपर आएगी और क्रेडिट की लाइन उसके नीचे आएगी, ये बात हो गई। एक और ध्यान रखना है कि जो हम लोग डेबिट की लाइन लिखते हैं उसके अंत में यह सिग्नल देते हैं, डॉट डॉट के बाद डीआर लिखते हैं, और जो क्रेडिट की लाइन है उसको 2 से शुरू करते हैं, और नीचे लाइन होती है 2 से शुरू करते हैं, और थोड़ा सा दाहिने साइड उसको खिसका कर शुरू करते हैं लिखना। बिल्कुल जहां से डेबिट की लाइन शुरू होती है वहीं से उसको क्रेडिट को शुरू नहीं करना है, थोड़ा सा दाहिने तरफ में उसको खिसका कर शुरू करते हैं इस लाइन को। ये एक सिस्टम है लिखने का। और बाकी जो कॉलम बने हैं डीआर के लिए, सीआर के लिए, डेट के लिए, ये सब ऐसे ही रहेंगे प्रिंटेड। बस ये हमारे लेन देन होते जाएंगे। जब नहीं समझ में आएगा किसको डीआर करें किसको सीआर करें, तो हम लोग ये 6 क्वेश्चन लिखा है, इसका सहारा लेंगे, कोई ना कोई जवाब पक्का निकल कर आएगा, और उसके अनुसार हम लोग डीआर सीआर का फार्मूला या रूल लगाकर डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, और इस प्रकार हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और बात, रियल लाइफ में ये जो हमने बना रखा है जर्नल अप्रैल का, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ अप्रैल का ही नहीं होता था, पूरे वर्ष का होता है, पूरे वर्ष का होगा। 365 दिन में से संडे छांट दीजिए, संडे ले लीजिए, जो मर्जी कीजिए, तो 12 महीना में ये लेन देन चलते रहते हैं, और उस 12 महीना के डेट के अनुसार हम लोग ये जर्नल बुक लिखते रहते हैं। और लंबे समय तक जाने के बाद जहाँ ये एंडिंग होता है जर्नल, जहाँ एंड होगा उसके एंडिंग में हम लोग जर्नल का टोटलिंग मार लेते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल है कि जितना डेबिट साइड का टोटल आएगा उतना ही क्रेडिट साइड टोटल भी आएगा, क्योंकि देखना दोनों साइड के फिगर बराबर है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम पर है ये। तो जितने अमाउंट से हमने कहीं ना कहीं डीआर किया है उतने ही अमाउंट से सीआर किया है, इसलिए दोनों का टोटल वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा। और एक बात हमने इसमें चिन्हित किया था, जहां जहां गुड्स हमने लिखा है उसको हमने ऐसे लगाया था, एक निशान लगाया था कुछ बताने के लिए। तो अक्सर हम प्रैक्टिकल लाइफ में गुड्स अकाउंट का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ समझाने के लिए हमने गुड्स अकाउंट लिख दिया है। तो जैसे गुड्स वर्ड आता है ये रियल अकाउंट बन जाएगा, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में गुड्स अकाउंट लिखते नहीं है, बस समझाने के लिए समझा दिया। अब जहाँ जहाँ गुड्स है तो 2-3 चीजें हैं, या तो गुड्स अंदर आ रहा तो परचेस करके आ रहा होगा, तो जब अंदर आता है तो डेबिट हमने किया है, वहाँ पर गुड्स को हटा दीजिए। जब गुड्स अंदर आ रहा है वहाँ गुड्स हटा दो, आप परचेस को डेबिट कर दीजिए। और जब गुड्स बेचने पर बाहर जा रहा है तो हमने सीआर किया होगा गुड्स को, वहाँ पर गुड्स हटा करके सेल्स को सीआर कर दीजिए। बस यही बताना था, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में रियल लाइफ में हमें परचेज वर्ड का इस्तेमाल करना है और सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर हमने गुड्स गुड्स कर दिया तो बड़े आगे चल के बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है, सेल टैक्स की बात हो सकती है, उसमें टैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वर्ड को हटा देते हैं, गुड्स को समझाने के लिए हमने समझा दिया था, रियल अकाउंट मान करके अंदर आता है बाहर जाता है, इस बेस पर। अब उसको हटा कर जब अंदर आता है तो आप परचेज लगा देना, और जब बाहर जा रहा है सेल करके तो सेल वर्ड लगा देना। और भी दूसरे भी कारण हो सकते हैं उसको बाहर जाने का, जैसे यहाँ बेचा तो बाहर चला गया, हो सकता है किसी को हम डोनेट कर दें, किसी को गुड्स दान कर दें तब भी बाहर जाएगा। हो सकता है कि प्रोप्राइटर अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए विड्रॉ कर ले ऐसे सामान को, गुड्स को, तब भी बाहर जाएगा। हो सकता है कि चोर माल के चोरी कर ले तब भी वो बाहर जाएगा। हो सकता है कि आग लग के माल जल जाए तब भी उड़ के बाहर चला जाएगा। तो कई कारणों से गुड्स बाहर जा सकता है। लेकिन जब वो बेचने की बात होती है, एक प्राइस के लिए जब गुड्स हम बेचते हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस, एक बायर हो गया और आप सेलर हो गए, वैसे हालात में एक प्राइस तय होता है, उस प्राइस के लिए हम सेल करते हैं। तो आप जब गुड्स बाहर जाता है तो आप सेल्स क्रेडिट कर दो। लेकिन सेल्स के अलावा अगर दूसरे कारणों से बाहर जाता है
याद रखना है इस चीज को। सेल्स के अलावा दूसरे कारणों से, दूसरे रीजन से गुड्स व्यापार से बाहर जाता है तब भी होगा क्रेडिट, लेकिन सेल क्रेडिट नहीं होगा, वहां पर परचेज क्रेडिट होगा। इस बात को याद रखना है। ये थोड़ा डेंजर बात है कि सेल के अलावा दूसरे कारण से गुड्स यदि बाहर जाता है, जैसे मालिक ने निकाल लिया तो मालिक खुद से गुड्स तो बेचेगा नहीं, सेल तो खुद से किया नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए घर निकाल लेकर चला गया, तो टू सेल के जगह पर टू परचेज लिखेंगे। अगर चोर ने चोरी कर लिया तो वापस चोर को हमने सेल तो किया नहीं है, माल तो बाहर गया ही है, तो वहां पर टू सेल के जगह पर टू परचेज लिखेंगे। अगर हमने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया है माल को, बेचा नहीं है, इसे बांट दिया फ्री सैंपल में, तो गुड्स तो बाहर गया ही है, लेकिन हमने सेल नहीं किया है, इसलिए सेल वर्ड नहीं लगेगा, वहाँ क्या यूज करेंगे, टू परचेज लिख देंगे। इस तरह का समझ गए कि माल दो तरह से बाहर जा सकते हैं, तो सेल पर्पज से जाएगा प्राइस के लिए, तो वैसे हालत में सेल को क्रेडिट करेंगे। अगर सेल के अलावा अन्य कारणों से अगर माल बाहर जाता है, कोई भी कारण हो, तो सीधे सेल की जगह पर टू परचेज लिखकर खत्म कर देना चीज को। और इस प्रकार मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको, अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। अब ये जो लेन देन है थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन चलिए ये सब पहला वीडियो है इस पर, जर्नलाइजेशन पर, हो सकता है बहुत फायदा पहुंचाए, बहुत हेल्प करे, आप समझ पाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।